Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. We are discussing about magnetism and electromagnetism. In part 1 of this chapter, we have covered ferromagnetic material. Now we will discuss about paramagnetic material. As I have discussed earlier, that magnetic material can be classified as ferromagnetic material, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल. इसमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और पैरामैग्नेटिक का टॉपिक हम करने वाले हैं. तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक क्विक रिवीजन हम देखेंगे. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हमने क्या चीज़ें देखी थी. हमने कहा था उसमें कुछ डोमेन में आपका स्ट्रक्चर रहेगा जहाँ पे मैग्नेटिक एक्सिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहेंगी. ये डोमेन्स है. इसी वजह से आपके पास स्पॉन्टेनियस नेट मैग्नेटाइजेशन आ रही है, बट ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि एक डोमेन की डायरेक्शन है, उसी तरह से एक और डोमेन भी होगी जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी. ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. बट अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें इस सब्सटेंस को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही सारी डोमेन्स अपने आप को इंक्लाइन कर लेंगी. ठीक है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगी. ये चीज हम देख चुके हैं. अब अगर ये तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा दें तब भी क्या रहेगा, जो मैग्नेटिक मटेरियल है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, उस जिस डायरेक्शन में ये एक्सिस इंक्लाइंड हुई थी, ये उसी डायरेक्शन में रहेंगी. ऐसा नहीं है कि अगेन ये जो प्रीवियस वाला स्ट्रक्चर था इसको अटेन कर लेंगी. जिस डायरेक्शन में आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये डायरेक्शन हुई थी मैग्नेटिक एक्सिस की, उसी डायरेक्शन में आपकी ये रहेंगी, आपकी अगेन मैग्नेटिक एक्सिस रहेंगी. तो इसी वजह से हम इसे परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते थे. इसकी और प्रॉपर्टीज हमने क्या देखी थी, दैट म्यू आर मैग्नेटिक रिलेटिव परमेबिलिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. कुछ हमने डिस्कस करा था 50 to 50,000 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू रहती थी. जब भी हम इन सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, अगर आप डिफरेंट बुक्स या नोट्स फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार इनका क्लासिफिकेशन म्यू आर पे भी डिपेंडेंट होता है कि एक का म्यू आर, इसका म्यू आर फेरो का बहुत ही ग्रेटर देन 1 है, म्यू आर पैरा का स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है और डाया का म्यू आर लेस देन 1 है. अब हमने एक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करी थी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जिसका फॉर्मूला हमारे पास म्यू आर -1 आता है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है कि कोई भी एक सब्सटेंस है, जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो कितने इजीली अपनी एक्सिस को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंक्लाइन करता है, कितने इजीली उसमें मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल है, उसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, तो साई एम और म्यू आर में रिलेशन क्या है, म्यू आर -1. अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी क्या आएगी, पॉजिटिव. अगर लेस देन 1 है तो ससेप्टिबिलिटी आएगी नेगेटिव. और इसी तरह से हमने सब्सटेंसेस कहा था हमारा फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी आती है और डायामैग्नेटिक में नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आएगी. इस चीज का क्या मतलब है, पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स सब्सटेंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड. अगर नेगेटिव है देन अपोज्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का हमने कंसेप्ट देखा था. देन हम क्या कहते थे, इसमें मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू बहुत लार्ज है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव है एंड लार्ज है बहुत, म्यू आर की वैल्यू बहुत ग्रेटर है, मैग्नेटिक
डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू भी बहुत ग्रेटर है। ये सारी चीजें हमने देखी थी और हमने इसका यूज देखा था। कहाँ हम यूज करते हैं? मोटर्स में यूज करते हैं, जनरेटर्स में यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। और हमने देखा था कि इसके एग्जांपल्स क्या थे? आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। तो ये सारी चीजें हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कवर कर चुके हैं। तो चलिए, आपको ये सारी चीजें आई होप क्लियर होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इसका कंपैरिजन करके ही चलेंगे। हमने चीजें इस्टेब्लिश कर ली हैं, हमें पता है कि डाइपोल मूवमेंट क्या है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या चीजें हो रही हैं, जब हम उससे मैग्नेटिक फील्ड हटा रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो वही उसी स्टेप बाई स्टेप से हम चलेंगे। तो देखिए, पहले ही किस तरह का मटेरियल है। अब फेरोमैग्नेटिक की बात करते थे तो उसमें डाइपोल्स डोमेन्स आते थे, ठीक है, डोमेन थे। बट पैरामैग्नेटिक में इस तरह के डोमेन नहीं है। आपका एक मटेरियल है, उसमें रैंडम किसी भी डायरेक्शन में आपके ये डाइपोल्स हैं, ठीक है। प्रीवियस केस में भी आपके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट थी, इस केस में भी आपके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है। प्रीवियस केस में मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या आती थी? 0। बट इस केस में मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आएगी, बट वो बहुत स्मॉल होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसकी जो मूवमेंट है वो टोटल 0 नहीं हो रही है। कुछ ना कुछ एक मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी, कुछ ना कुछ एक मैग्नेटाइजेशन वैल्यू आएगी, बट वो बहुत ही स्मॉल होगी। अब देखिए, ये रैंडमली है, ठीक है, नो नेट मैक्रोस्कोपिक मैग्नेटाइजेशन नहीं है। जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सपोज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और आप इस मटेरियल को इस तरह से रख रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन, इन डाइपोल्स की डायरेक्शंस बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये इंक्लाइंड हो जाएंगे। बट ये क्या होगा? वीकली मैग्नेटाइज्ड हुए। प्रीवियस केस में फेरोमैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिक के केस में आपके पास वीक मैग्नेटाइजेशन होगी। देखिए, प्रीवियस केस में अगर हम डायग्राम बनाते थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से हम रख रहे हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो उसकी वैल्यू बहुत हायर थी। बहुत सारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब बहुत सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। बट इस केस में प्रीवियस केस से कुछ कम मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है। अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अब हटा दें तो प्रीवियस केस में क्या हुआ था? जिस तरह से जब मैग्नेटिक फील्ड में हमने सब्सटेंस को रखा था, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक एक्सिस थे उसी डायरेक्शन में हटाने के बाद भी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक एक्सिस रहे थे। बट इस केस में वो अगेन रैंडमली ओरिएंट हो जाएंगे। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, इसका क्या मतलब है? जब हमने प्रीवियस केस में मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखा था तो उसमें एक मैग्नेटाइजेशन आई थी, और जब हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया था तो उसने उस मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करके रखा था। इसीलिए हमने उस सब्सटेंस से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बनाए थे कि हमने उसे मैग्नेटाइज कर दिया। एक मटेरियल को हमने मैग्नेटाइज कर दिया, आयरन को हमने मैग्नेटाइज कर दिया, तो अब वो मैग्नेट बन चुका है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं। बट पैरामैग्नेटिक के केस में जैसे ही हमने फील्ड को हटा दिया, जो मैग्नेटिक एक्सिस थी वो रैंडमली अरेंज होगी। अब रैंडमली अरेंज होगी मतलब मैग्नेटाइजेशन इस केस में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, म्यू आर इज स्लाइटर ग्रेटर देन 1 है पैरामैग्नेटिक के केस में। दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी भी क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि मैग्नेट से तो ये अट्रैक्ट होगा या फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में ही ये मैग्नेटिक एक्सिस इंक्लाइंड हो रही है, ठीक है। तो म्यू आर इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, एक्सएम पॉजिटिव है और स्मॉल वैल्यू है। अगर प्रीवियस केस से हम कंपेयर करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। अब म्यू आर को हम क्या कहते हैं कि रिलेटिव परमेबिलिटी है। एयर से कंपैरिजन हो रहा है कि कितने इजीली वो
आपका कोई एक सब्सटेंस है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस की डिफरेंट डिफरेंट परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो उसका कंपैरिजन एयर के साथ हो रहा है। जब हम प्रीवियस केस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करते थे, हम कहते थे बहुत ही हायर वैल्यू है। इस केस में रिलेटिव परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक जो ये मटेरियल है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्ट करेगा बट स्लाइटली बेटर देन एयर। ठीक है, प्रीवियस केस में बिल्कुल इजीली कंडक्ट कर रहा था, इस केस में क्या होगा, स्लाइटली बेटर देन एयर। एग्जाम्पल आपके पास रहेंगे एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, लिथियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से मटेरियल्स आपके पैरा में आते हैं, कौन से डाया में आते हैं, कौन से फेरो में आते हैं। कई बार क्वेश्चन इसी पे बन जाता है। देखिए ये चीज़ें हम डिस्कस अभी हमें क्लियर हो ही जाएंगी। देखिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम है, स्मॉल है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड रहेगी। देखिए क्योंकि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन एम, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं, जहां पे एम आपके पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन एक्सएम, सॉरी साई, magnetic susceptibility, and H is magnetic field intensity. ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहेगा ये, क्योंकि देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक एक्सिस इंक्लाइंड रहेंगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है एंड पॉजिटिव है। अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करेगा फ्रॉम वीक फील्ड रीजन टू स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज स्मॉल, पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन फील्ड, ये हम कवर कर चुके। तो आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इन स्टेप्स में इनको समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट है दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए आपका क्यूरी लॉ फॉलो होगा। तो क्यूरी लॉ क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमें इसकी स्टेटमेंट देखनी है तो क्यूरी लॉ की स्टेटमेंट है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इज योर टेम्परेचर। देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, हमने अभी डिस्कस करा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं किसी मटेरियल को तो उसमें मैग्नेटाइजेशन कितना इजीली हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या वो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। जब हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डिस्कशन करी थी तो हम कहते थे, हमने एक क्यूरी टेम्परेचर देखा था, अभी हम उसकी डेफिनेशन भी इसी लेक्चर में देखेंगे। हम ये कहते थे कि एक टेम्परेचर है क्यूरी टेम्परेचर, जिसे हमने नाम दिया था कि उस टेम्परेचर के बाद आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जो फेरोमैग्नेटिक जो भी प्रॉपर्टीज वो शो कर रहा था, अब वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना शो करके पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। दैट मीन्स टेम्परेचर पे ये प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है, देखिए हम क्या चाह रहे हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड में हम अपना सब्सटेंस रख रहे हैं तो जो भी मैग्नेटिक एक्सिस है वो उसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो जाए। तो क्या टेम्परेचर पे इन मैग्नेटिक एटॉमिक डाइपोल्स का कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी। ये जो मूवमेंट है, इन एक्सिस की जो मूवमेंट है उनकी रैंडमनेस इंक्रीज होगी। ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम इन एक्सिस को करना चाह रहे हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, और इसी पे आपकी ससेप्टिबिलिटी भी डिपेंड करती है, तो ससेप्टिबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। इस सारी डिस्कशन का क्या मतलब है कि आपका जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वो ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर मान लो अगर हम ये तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमने वो केस ले लिया, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तब क्या हो रहा है, रैंडमनेस कम हो रही है, मैग्नेटाइजेशन इजीली हो रही है, जिस डायरेक्शन में हम करना चाहते हैं उसी डायरेक्शन में हो रही है, दैट मीन्स ये ससेप्टिबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस पे कोई भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तब क्या होगा। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है तो वो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए वो आप आंसर दे पाएंगे उसका। देखिए हमने एक फॉर्मूला देखा है H, दैट मीन्स अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ें हम देख भी चुके हैं, अभी अभी हमने देखा कि रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो ओवरऑल नेट मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज हो रही है। अगेन एक लिमिट ऑफ क्यूरी लॉ है, देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं रैंडमनेस कम हो रही है, दैट मीन्स कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपका सब्सटेंस जो है वो इजीली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसकी जो भी एक्सिस है वो इंक्लाइंड हो जाएंगी, उस अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, एक इसके लिए भी एक लिमिट है, जब सारे के सारे मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो गई, तब अगर हमने टेम्परेचर ये होने के बाद अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज भी करा तब भी अब कोई भी ऐसी एक्सिस नहीं बची है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंक्लाइंड नहीं हुई है। तब क्या होगा, तब ये लिमिट है, अब टेम्परेचर आप डिक्रीज भी कर रहे हैं तब भी आपके पास ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि जितनी उसकी लिमिट थी वो रीच हो चुकी है। जितने भी एक्सिस थे, मैग्नेटिक एक्सिस थे, मैग्नेटिक डाइपोल्स थे, वो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इंक्लाइंड हो चुके हैं। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, लिमिट ऑफ क्यूरी लॉ, या फिर सैचुरेशन स्टेट आपकी अचीव हो चुकी है। अब देखिए क्यूरी टेम्परेचर, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जो क्यूरी लॉ है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है, और ये जो क्यूरी टेम्परेचर है हम वो डिफाइन करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना शो करके पैरामैग्नेटिक नेचर का बन जाता है, कि हमने टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई कर दिया है। तब क्या हो रहा है, उस टेम्परेचर को हाई करने पे आपका डोमेन स्ट्रक्चर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है, डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसकी वजह से रैंडमनेस बहुत इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब क्यूरी टेम्परेचर अगर आप पूछें कि किसका कितना टेम्परेचर होता है, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने कहा था, एक आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो उसका जो क्यूरी टेम्परेचर है वो 1043 केल्विन है। उसी तरह से कोबाल्ट का एक डिफरेंट रहेगा, स्टील का कुछ डिफरेंट रहेगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर रहेंगे। अब इतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आया है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप नेट से ये वैल्यूज देख सकते हैं। देखिए अगर ग्राफ बनाना हो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर में, तो क्या ग्राफ रहेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले में ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा रही हूँ तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसे क्यूरी कांस्टेंट कहेंगे। ये भी मटेरियल पे डिपेंडेंट रहेगा, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है। अगर हम 1/साई के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, T/C। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप
इसका स्लोप क्या होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप निकालने आपको आता है, बताइएगा कि क्या रहेगा। देखिए अब ये एक ग्राफ है जिसमें ये दिखाया गया है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कह रहे हैं, जब तक उससे उस टेम्परेचर से लोअर वैल्यू है तो आपका एक सब्सटेंस है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी है वो बिल्कुल उस अकॉर्डिंग आपका मटेरियल जो है सब्सटेंस है उस अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। बट अगर ये टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर पे आ जाता है तो आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाता है। उसके बाद ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर जो है शो करेगा। ठीक है, तो इसे जो क्यूरी लॉ है वो आपके पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है टेम्परेचर के साथ एक हाइपरबोलिक ग्राफ बना रही है और इसे हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक है क्यूरी विस लॉ। ठीक है, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए है जहां आपका यहाँ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो कि फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है। एक टीसी क्यूरी टेम्परेचर के बाद ये बिहेवियर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आ जा रहा है। तो इसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स के लिए ये फॉर्मूले में वेरिएशन आएगी जो रहेगा सी टी माइनस ऑफ टी सी, वेयर टी सी इज योर क्यूरी टेम्परेचर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इसी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो examspreptarget@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।